औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। मुझे बताइएगा, आवाज, स्क्रीन और कैमरा आप सबको क्लियर है? जी, चैट बॉक्स के अंदर आके आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आपको आवाज, स्क्रीन और कैमरा क्लियर है? डन, बेहतरीन हो गया। सर, शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट डे। चलें, ये बताइए, कुछ रिकैप करते हैं फ्रॉम द लास्ट सेशन, फ्रॉम द लास्ट डे। ऑडिट के अंदर कुल मिला के कितने चैप्टर्स हैं आईकैप की बुक में? मैं अगर आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहूंगा पहले, जस्ट टू कीप इट मोर इंटरेक्टिव। ऑडिट के अंदर कितने चैप्टर्स अवेलेबल हैं? ऑप्शन देता हूं, 13, 14, 15 या 18। जी, 2 वोट्स 15 के आ चुके हैं, 1 वोट 14 का आ रहा है, एक और 15, एक और 15। ठीक है, तो 15 चैप्टर्स हैं हमारे कोर्स में। ऑडिट का पेपर लेंथी होता है, ये तो हमने कल बात कर ली थी। क्या ये पेपर न्यूमेरिकल है? यस और नो? क्या ये पेपर न्यूमेरिकल है? यस और नो? ये पेपर न्यूमेरिकल नहीं है। ऑल्दो एक आधा एरिया है इसमें जहां से आईकैप थोड़ी सी मैथ टेस्ट करता है आपसे, मगर इसको हम न्यूमेरिकल काउंट नहीं कर सकते, तो ये एक प्योर थ्योरेटिकल पेपर है। सर, क्या ये लॉजिकल पेपर है, क्रैमिंग बेस्ड पेपर है, या प्रैक्टिकल पेपर है? जी, लॉजिकल है, क्रैमिंग है या प्रैक्टिकल है? ये मिक्सचर है लॉजिक और क्रैमिंग का, तो इसको हम प्रैक्टिकल कह सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच हमें समझनी पड़ती है। ठीक है, चलें, ये बताइए, कितने मार्क्स तक की क्रैमिंग आईकैप आपसे टेस्ट करता है इस पेपर के अंदर? कल हम लोगों ने इसके ऊपर बात की थी। कितने मार्क्स तक की क्रैमिंग टेस्ट करता है आईकैप? लेट मी गिव यू द ऑप्शंस। 20 to 25%, या 35 to 40%, 20 से 25, या 35 से 40? कितने नंबर की क्रैमिंग टेस्ट होती है? 20 से 25 या 35 से 40? जी, आपके ऑप्शंस मैं देख रहा हूं। अभी तक सही एक ही ने बताया, दैट इज 20 से 25। 20 से 25 नंबर तक की क्रैमिंग, जो कि प्योर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, वो टेस्ट करता है क्या? ओके, चले, ये बता दें कि इस पेपर के अंदर सबसे मुश्किल चीज बच्चों को क्या लगती है? What do you think is the most difficult aspect of this paper? Is it cramming? Is it drafting? Or is it length? हमारा बस किस पे है, हम कौन सी एफर्ट करके उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, क्रैमिंग और ड्राफ्टिंग? क्रैमिंग भी, ऑल्दो मैं कभी आपसे ये नहीं कहूंगा कि आपने बिल्कुल 100% उस चीज को रटा मार लेना है, या बिल्कुल आपने उस किताब के अल्फाज ही रिप्रोड्यूस करने हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। जब हम लोग क्रैमिंग की बात करते हैं, तो बेसिकली क्रैमिंग क्या है? क्रैमिंग इस, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, तो आप उस कॉन्सेप्ट को अपने अल्फाज के अंदर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ये अलाउ है। आईगैप कभी भी ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप उसको 100% रटी रटाई बातें लिख कर आएंगे। अगर आपको बात समझ आ चुकी है, इफ यू आर क्लियर इन माइंड, तो आप उसको आसानी के साथ अपने अल्फाज में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके,
चलिए ये बताइए, हमारे सब्जेक्ट का पूरा नाम क्या है? इस पेपर का कंप्लीट नाम क्या है? क्या है? इसका पूरा नाम है ऑडिट एंड अश्योरेंस। इसका कंप्लीट जो नेम है, दैट इज ऑडिट एंड अश्योरेंस। हम इसको प्यार से बताऊं क्या कहते हैं? हम इसको प्यार से कहते हैं 95% ऑडिट एंड 5% अश्योरेंस। यानी कि पूरे सब्जेक्ट के अंदर 95% ऑफ द एरिया ऑडिट के ऊपर है एंड 5% ऑफ द कॉन्टेक्स्ट इज ऑन अश्योरेंस। ये दोनों वर्ड्स क्या है, इनके ऊपर हम लोगों ने आज और कल तफसीलन बात करनी है। ये हमारा आज का टारगेट है और इसके ऊपर हम लोगों ने कल बात करनी है। तो ऑडिट एंड एश्योरेंस, ये दो वर्ड से मिलके आपका पेपर बनता है। 95% ऑफ द टाइम वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑडिट एंड जस्ट 5% ऑफ द कॉन्टेक्स्ट इज बेस्ड ऑन एश्योरेंस। इसका जो एरिया है, इसका जो मेन एरिया है, दैट इज कवर्ड इन चैप्टर 15 एंड स्लाइट डिस्कशन चैप्टर 1 के एक यूनिट में की गई है, दैट इज यूनिट 2। तो ये है आपके पेपर की जो लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, कमिंग बैक टू द मेन एस्पेक्ट, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मुझे आप लोगों ने बताना है कि ऑडिट किसे कहते हैं। चले, मेरा आपसे एक सवाल है, व्हाट इज ऑडिट? आप ऑडिट को क्या डिफाइन करेंगे? आप लोगों ने चैट बॉक्स के अंदर आके मुझे बताना है और मैं आपके जवाब पढ़ के सुनूंगा। आपके नजदीक ऑडिट क्या है? जी, आप इस पेपर को या इस वर्ड को, इस जुमले को कैसे डिफाइन करेंगे कि ऑडिट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करना, अच्छा। चेक एंड बैलेंस रखना, ओके। और बातें बताएं जरा। चेकिंग द लीगैलिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस, ओके गुड। चेक एंड बैलेंस, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, लीगैलिटी को चेक करना, फाइनेंशियल्स को एग्जामिन करना। और आई वॉन्ट यू टू ऑल पार्टिसिपेट। जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा, तो अटेंशन रखने के लिए यू हैव टू पार्टिसिपेट मोर एंड मोर। इंस्पेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, कंपेयरिंग फिजिकल एविडेंस विद द इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। कंपैरिजन करना इंफॉर्मेशन को जो कि आप हासिल करते हैं, चेक एंड बैलेंस, लीगैलिटी, इंस्पेक्शन, इवैल्यूएशन, ये सब आप लोगों ने मुझे बताए। बेसिकली ऑडिट क्या है? ऑडिट ये वो सारी बातें जो कि अभी आपने लिखी हैं, अगर हम कहें ना कि हम ऑडिट को डिफाइन करना चाहते हैं, तो आप इनमें से कुछ भी लिख दें, वो सारी बातें ठीक है, वो सारी बातें ठीक है। डिफरेंस कहां पे आता है? डिफरेंस आता है स्टैंडर्ड की डेफिनेशन में। ऑडिट को ISA 200, हमारे कोर्स के अंदर ना हर चैप्टर के अंदर कुछ आइजाज हों, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये कोई 22 के करीब है, जो कि हर आइजा अपने अंदर एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर बात करता है। तो ISA 200 है, ये बात करता है ओवरऑल ऑडिट के ऊपर। ऑडिट को डिफाइन ऐसे किया जाता है कि आप जाते हैं क्लाइंट के पास, और क्लाइंट के पास जाके आप कहते हैं कि भाई, आप लोगों ने हमें अपॉइंट किया है, आप लोगों ने हमें अपॉइंट किया है, और उसी नतीजे में हम आपके पास पहुंचे हैं। लाए अपनी बनी बनाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दें, और हम उसको वेरीफाई करते हैं, उसकी चेकिंग करते हैं, उसकी इंस्पेक्शन करते हैं, उसको इवेलुएट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। हम आपको ये देख के बताएंगे कि क्या आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या क्या आपके अकाउंट्स सही बने हुए हैं या नहीं बने हुए। क्या आपके अकाउंट्स, क्या आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक दुरुस्त बनी हुई है या नहीं। ये ऑडिट है। ऑडिट को
आसान जबान में अगर आपने डिफाइन करना हो तो जस्ट आप ये कहेंगे कि कंपनी जिन्होंने आपको अपॉइंट किया है, जब आप उस कंपनी में पहुंचते हैं, उनसे डिमांड करते हैं उनके अकाउंट्स, और उनके अकाउंट्स को वेरीफाई करना, उनके अकाउंट्स को चेक करना, उनके अकाउंट्स को इवेलुएट करना, ये ऑडिट। तो अगर मैं ऑडिट का एक आसान तर्जुमा आपके सामने रखूं, तो ऑडिट इज एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स ऑफ एन एंटिटी बाय एन ऑडिटर। इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, जरा इसको तोड़ते हैं। ऑफिशियल एग्जामिनेशन, ऑफिशियल एग्जामिनेशन से यह मुराद है कि यू आर अपॉइंटेड बाय लॉ, यू आर अपॉइंटेड बाय लॉ। लॉ ने आपको अपॉइंट किया कि भाई जाओ और जाके इस कंपनी का ऑडिट करके आओ। अपॉइंटेड बाय लॉ से ये भी मुराद है कि आपने, क्लाइंट ने, कंपनीज एक्ट या कंपनी लॉ को फॉलो करते हुए आपको अपॉइंट किया। तो ये ऑफिशियल एग्जामिनेशन है, यानी कि अब एंटिटी, क्लाइंट बाउंड है कि वो आपको तमाम तर चीजें प्रोवाइड करे। और वो क्या प्रोवाइड करेगा? वो आपको प्रोवाइड कर रहा होगा कंपनी के बने हुए अकाउंट्स। वो क्या प्रोवाइड करेगा? कंपनी के बने हुए अकाउंट्स। कौन बनाएगा? एंटिटी। और किसके लिए बनाए गए हैं? किसके लिए बनाए गए हैं? सर ये बनाए जाते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए और कंपनी की जो जनरल पब्लिक है उसके लिए बनाए जाते हैं। और वेरीफाई कौन करता है? सर वेरीफाई करता है आपका प्यारा अपना दुलारा ऑडिटर। तो अगर ऑडिट की एक शॉर्ट डेफिनेशन समझनी हो कि ऑडिट क्या है, तो बेसिकली इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट्स अंडर एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन। अकाउंट्स किसने बनाए हैं? अकाउंट्स किसने बनाए हैं? इदारे ने। इदारे से क्या मुराद है? एंटिटी। एंटिटी से क्या मुराद है? हमारा क्लाइंट, जो कि नॉर्मली क्या होती हैं? कंपनीज होती हैं। और किसके लिए बनाए हैं? इनका यूजर कौन है? सर इनका यूजर होता है कंपनी के शेयर होल्डर्स या जनरल पब्लिक। और वेरीफाई करने के लिए कौन आया है? असेस करने के लिए कौन आया है? एग्जामिन करने के लिए कौन आया है? आया है आपका ऑडिटर। आया है आपका ऑडिटर। तो ऑडिट इज एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स ऑफ एन एंटिटी बाय एन ऑडिटर। और अगर मैं इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा मजीद इलेबोरेटिव बनाना चाहूं, तो मुझे ये बताइए, अगर मैं अकाउंट्स की जगह पे, चूंकि अब आप बड़े हो चुके हैं, अगर मैं अकाउंट्स की जगह पे वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज करूं तो क्या आप माइंड तो नहीं करेंगे ज्यादा? अगर मैं अकाउंट्स की जगह पे वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूज करूं तो क्या आप मेरी इस बात को ज्यादा माइंड तो नहीं करेंगे? जी बताएं। अगर मैं कहूं अकाउंट्स की जगह पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंस्पेक्शन है, तो बुरा तो नहीं बनाएंगे? बड़े हो गए हो ना अब आप लोग। तो सिर्फ मैंने क्या किया, मैंने अकाउंट्स की जगह पे वर्ड डाल दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठहरें, आप तो अकाउंटेंट हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं। जरा बताना पसंद करेंगे कितनी होती हैं और उनके नाम क्या है? जरा चैट के अंदर आके बताइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितनी होती हैं और उनके क्या क्या नाम है? जी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितनी होती हैं? कितनी तरह की होती हैं? क्वांटिटी आपने बतानी है और सबके नाम आपने मुझे बताने हैं। सर एक होती है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एक होती है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, एक होती है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एक हमारे पास होती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस। ये चार मेजर। एक हमारे पास होते हैं नोट्स टू द अकाउंट्स, एक होते हैं डिस्क्लोजर्स, एक होता है हमारे पास कंपैरेटिव्स। बच्चे अक्सर कंपैरेटिव्स को स्किप कर जाते हैं, भूल जाते हैं। तो कंपैरेटिव्स भी आपने याद रखने हैं। तो एसओएफपी यानी कि बैलेंस शीट,
SOCI यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, SOCIE यानी कि इक्विटी की स्टेटमेंट, SOCF यानी कि कैश फ्लो, नोट्स, डिस्क्लोजर्स, और सातवीं चीज क्या है प्यारे बच्चों? सातवीं चीज है कंपैरेटिव्स। सातवां पॉइंट क्या है? कंपैरेटिव्स। चलिए ये भी बता दें कि कौन सा अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड है जो कि इन सातों के ऊपर आपको बताता है कि इसकी प्रेजेंटेशन आपने कैसे करनी है। कौन सा अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड है जो कि इसकी प्रेजेंटेशन के ऊपर आपसे बात करता है? जी, अकाउंटिंग का ऐसा कौन सा स्टैंडर्ड है? IAS 1। कौन सा है प्यारे बच्चों? IAS 1। तो ये वो अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड है जो कि बात करता है इसकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन के ऊपर, यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और अभी हम लोगों ने बात की कि ये 7 तरह की होती हैं। ओके, आपको पता है कि जो कंपनी होती है, कंपनी की एक मेन जिम्मेदारी होती है कि उसने अकाउंट्स बनाने होते हैं। मगर क्या वो अकाउंट्स आईकैप की बुक के मुताबिक बनाए, या किसी बीकॉम की बुक के मुताबिक बनाए, किसी BBA की बुक के मुताबिक बनाए, CFAP 1 की बुक को यूज करते हुए बनाए? कौन सी किताब को यूज करते हुए अकाउंट्स बनाए जाते हैं? जी, कौन सी किताब को यूज करते हुए कंपनी अपने अकाउंट्स बनाएगी? कौन सी किताब होती है वो? मेन किताब कौन सी है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा नाम क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये अच्छा नाम है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर बहुत सारी वैरायटी है। ये बात बड़ी गौरतलब है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर बहुत सारी वैरायटी हमें देखने को मिलती है। एक IFRS, एक IFRS। और जब हम लोग IFRS का नाम लेते हैं तो IAS ऑटोमेटिकली साथ जुड़ जाता है। जब हम लोग IFRS का नाम लेते हैं तो IAS साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है। फिर एक होते हैं US गैप, USGAAP, मैं यहां लिख देता हूं, USGAAP, US गैप। यूएस गैप कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये है गैप, GAAP। और ये किसके हैं? ये कहाँ फॉलो किए जाते हैं? ये फॉलो किए जाते हैं US के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। फिर इंडिया में हम लोग फॉलो करते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। श्रीलंका में क्या फॉलो होता है? श्रीलंकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बांग्लादेश में उनके अपने हैं। तो जिस मुल्क के अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो तो अपने फॉलो करती हैं। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, वहां पे है ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, AAS। मगर जिस मुल्क ने अपने डेवलप नहीं किए वो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यूज करते हैं प्यारे बच्चों, जरा बताएं। जिस मुल्क ने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डेवलप नहीं किया तो वो कौन से स्टैंडर्ड्स को यूज करके अपने अकाउंट्स बना रहे होंगे? पाकिस्तान में ऐसा क्या होता है? पाकिस्तान में आप क्या यूज करते हैं? पाकिस्तान में आप यूज करते हैं फिर इंटरनेशनल बॉडी। पाकिस्तान में यूज होता है इंटरनेशनल बॉडी, और वो कौन सी है? IFRS। और जब हम लोग IFRS बोलते हैं तो उसके अंदर IAS ऑटोमेटिकली जुड़ के हमारे सामने आ जाता है। तो कंपनी का क्या काम है? कंपनी का ये काम है कि उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। और अब हमें ये पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितनी होती हैं। तो कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यूज करते हुए। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान में एप्लीकेबल कौन से हैं प्यारे बच्चों? पाकिस्तान के अंदर एप्लीकेबल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स कौन से हैं? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कौन से हैं? जरा बताइएगा।
जो कि आप पाकिस्तान में यूज करते हैं, जिसके मुताबिक आप लोगों ने FR1 के एग्जाम को सॉल्व किया, FR2 के एग्जाम को सॉल्व करेंगे। कौन से होते हैं, जल्दी बता दें। IFRS। कौन से होते हैं? IFRS। शाबाश। कौन से होते हैं प्यारे बच्चों? IFRS। तो कंपनी की एक मेन जिम्मेदारी आ गई है कि कंपनी ने अकाउंट्स बना के देने हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि ऑडिटर जाके ही अकाउंट्स बनाता है, तो ऐसा नहीं है। कंपनी की एक सबसे बड़ी मेन जिम्मेदारी है कि उन्होंने अकाउंट्स बना के ऑडिटर भाई साहब के हवाले करने हैं कि भरा मेरा तू आ गया इथे बहिया ए फड़ अकाउंट्स ते ए आके हुन वेरीफाई कर ला। तो ये अकाउंट्स कौन बनाएगा? ये अकाउंट्स बनाएगा कंपनी। अकाउंट्स कौन बनाएगी? कंपनी। ओके, तो फिर हमने क्या करना है? जब सब काम कंपनी ने करने तो हमने क्या करना है? हमने जाके उन अकाउंट्स को वेरीफाई करना। हमने जाके उन अकाउंट्स को वेरीफाई करना है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा मेन गोल क्या है? हमारा मेन मिशन क्या है? कि हमने जाके देखना है कि क्या कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने हुए हैं या नहीं। हमारा मेन गोल क्या है? कि हमने जाके वेरीफाई करना है कि क्या कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक से बने हुए हैं या नहीं। मैंने भी एक वर्ड यूज किया है, ठीक से बने होना या ठीक से बने हुए। इसको प्यारी सी अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं ट्रू एंड फेयर। इसको प्यार से हम लोग कहते हैं ट्रू एंड फेयर। जब भी मैं आपसे कहूं ना कि अकाउंट्स ठीक बने हुए हैं, तो आपके दिमाग में इसकी अंग्रेजी आनी चाहिए। अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। अंग्रेजी क्या आनी चाहिए? अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। मैं रिपीट करता हूं, अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। ये किसकी अंग्रेजी है? ये अंग्रेजी है अकाउंट्स ठीक बने हुए हैं। अंग्रेजी क्या है? ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मैंने जाना है और मैंने जाके एक ओपिनियन पास करनी है कि क्या तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो जरा सोच के बताइए, कब मैं ये कहूंगा कि अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं? जी, कब मैं ये कहूंगा कि तुम्हारे अकाउंट्स ठीक बने हुए हैं? ऐसा कब होगा? जरा बताइए, कब ऐसा होगा कि मैं कहूंगा कि तुम्हारे अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं? जब मैं इस बात को वेरीफाई कर लूंगा कि ये अकाउंट्स रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बने हुए। जब मैं ये वेरीफाई कर लूंगा, जब मैं कंपेयर कर लूंगा कि ये अकाउंट्स वाकई में रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के मुकाबले में सही बने हुए, तब मैं ये कह सकता हूं कि हाँ जी बिल्कुल वेरी गुड, तुम्हारे अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। जब मैं ये वेरीफाई कर लूंगा कि भाई तुम्हारे अकाउंट्स वाकई में किसके मुताबिक बने हुए हैं? तुम्हारे अकाउंट्स बने हुए हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक। अच्छा, कोई सा भी नहीं, कोई सा नहीं, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सर ये एप्लीकेबल कौन सा है? वो जिस मुल्क में आप बैठे हैं। आप कहाँ बैठे हैं? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा है? पाकिस्तान की लेजिस्लेशन क्या कहती है कि आपने किसको मानना है? पाकिस्तान की लेजिस्लेशन ये कहती है कि आपने मानना है IFRS को, और इसके साथ आपने मानना है कंपनीज एक्ट के अंदर स्केड्यूल्स को। तो पाकिस्तान के अंदर जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स इस्तेमाल होते हैं प्यारे बच्चों, वो है एक IFRS और दूसरा है कंपनीज एक्ट के स्केड्यूल्स। क्या आपको ये स्लाइड के ऊपर लिखी हुई सारी बातें क्लियर है? मुझे जरा बताइएगा, क्या ये स्लाइड हमें 100% समझ आ चुकी है? जी, इस स्लाइड के अंदर इंपॉर्टेंट बातें कौन सी हैं? हमारा मकसद क्या है?
हमारा मकसद ये है कि हमने जाके ये बताना है कि क्या तुम्हारे अकाउंट सही बने हुए हैं या नहीं बने हुए। सही बने हुए से क्या मुराद है, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। फिर ये हम कब कहेंगे, ये हम उस वक़्त कहेंगे जब जब वो आईएफआरएस को फॉलो कर रहे हैं। और आईएफआरएस क्या है हमारा, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। खाली रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नहीं, खाली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नहीं, एप्लीकेबल। एप्लीकेबल से क्या मुराद है कि वो पाकिस्तान के अंदर लागू हुआ हो, वो पाकिस्तान में इस्तेमाल हुआ हो, पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा हो। डन। अच्छा, मजे की बात ये है कि हमने एक वर्ड यहाँ पे यूज किया, ओपिनियन का। हमने ये वर्ड यूज किया है ओपिनियन का। जरा मुझे ये बताइए, ये जो ओपिनियन है, ये क्या जबानी देता होगा ऑडिटर या किसी जगह पे लिख के देता होगा? ये ओपिनियन कैसे देगा, रिटर्न फॉर्म में देगा या ओरल फॉर्म में देगा? जी, क्या लगता है आपको, रिटर्न होनी चाहिए या ओरल, या ओरल में भी चलेगी? रिटर्न
आवाज के काइंडली मुझे फीडबैक दीजिएगा प्लीज। जी काइंडली बताइएगा। आवाज ओके, स्क्रीन भी ओके, आवाज कट रही है। जी, एक सेकंड। लेट मी कनेक्ट डिवाइस। अब बताइएगा आवाज आ रही है? जी, वेलकम बैक। वेलकम बैक। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई? अभी तक हम लोगों ने ये स्टडी किया है। अभी तक हम लोगों ने जो बात की है वो ये है, जैसे ऑडिट क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होता है, इसको हम लोगों ने डिटेल में बात करी। अब आगे चलते हैं। और मेरा आपसे एक सवाल था, सवाल ये था कि जो ऑडिटर भाई की ओपिनियन लेके जाएंगे, वो ओपिनियन रिटन फॉर्म में होगी या ओरल फॉर्म में होगी? आपने कहा सर वो रिटन फॉर्म में होगी। क्वेश्चन ये आता है कि ओपिनियन तो क्या मतलब, वो किसी कागज पे यूज करेगा, वो किसी कागज पे यूज करेगा, किसी रिपोर्ट पे यूज करेगा,